प्रेपोजिशंस। हमारे सामने एक वीडियो गाइड है जो इन छोटे छोटे शब्दों को मतलब बड़े आसान विजुअल तरीकों से समझाता है। और आज हमारी कोशिश इन नियमों को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि मतलब इनके पीछे के लॉजिक को समझना है। ये छोटे से दिखने वाले शब्द असल में भाषा के जीपीएस हैं। जीपीएस? हाँ, जो हमें बताते हैं कि कौन, क्या, कहाँ और कब है। मुझे इस वीडियो की एक बात बहुत अच्छी लगी। उसमें कहा गया है कि प्रेपोजिशंस के बिना भाषा सिर्फ चीजों की एक लिस्ट है। सही है। उनके साथ ये एक नक्शा बन जाती है। मतलब सिर्फ किताब और टेबल नहीं, बल्कि ये पता चलता है कि किताब टेबल के ऊपर है या नीचे। बिल्कुल, ये शब्द ही वाक्यों में जान डालते हैं, उन्हें एक तरह से 3 डायमेंशनल बनाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के रिश्ते हैं। समझने का एक शानदार, मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड सिर्फ एक नियम नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। अच्छा। हम हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू करके छोटी छोटी डिटेल्स तक जाते हैं। भाषा भी वो इसी इंसानी आदत को दर्शाती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो पिरामिड के सबसे ऊपरी, सबसे चौड़े हिस्से में इन आता है। हाँ, सबसे जनरल। इसका इस्तेमाल हम समय के सबसे बड़े टुकड़ों के लिए करते हैं, जैसे साल, महीने या दशक। उदाहरण के लिए, माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन अक्टूबर या इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सही, आप एक बड़ी समय सीमा की बात कर रहे हैं। जैसे वीडियो का उदाहरण है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 1969। यहाँ हम पूरे 365 दिन के एक बड़े ब्लॉक की बात कर रहे हैं। फिर हम पिरामिड में एक लेवल नीचे आते हैं, ऑन पर। ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है ना? बिल्कुल। जैसे कोई खास दिन या तारीख। बिल्कुल। अब आप उस बड़े ब्लॉक में से एक खास दिन को सुन रहे हैं, जैसे वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। हाँ। या इंडिया वन द वर्ल्ड कप ऑन जून 25, 1983। यहाँ हम सिर्फ 1983 की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस साल के एक खास दिन की बात कर रहे हैं। और पिरामिड के सबसे निचले, सबसे नुकीले सिरे पर आता है एट, जो बिल्कुल प्रिसाइज है। हाँ, बिल्कुल सटीक समय बताता है, जैसे घड़ी का समय। द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM। हाँ। या द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 8 AM। तो ये हुआ इन, ऑन, एट, व्यापक से सटीक। और यही खूबसूरती है कि यही पिरामिड का फंडा जगह या स्थान के लिए भी हूबहू काम करता है। हाँ, ये कमाल है। तो इनका इस्तेमाल हम सबसे बड़ी जगहों के लिए करते हैं, जैसे देश या शहर। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ा इलाका है। फिर आता है ऑन, जिसका इस्तेमाल किसी सतह या एक लाइन जैसी चीज, जैसे सड़क, के लिए होता है। द पेन इज ऑन द टेबल, ये तो आसान है। बिल्कुल। पर हम ये भी कहते हैं ही लिव्स ऑन MG रोड। हाँ, यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यही मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वो सड़क के ऊपर तो नहीं रहता, वो तो सड़क मतलब पर रहता है, तो इन MG रोड क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे सोचें कि सड़क एक सतह नहीं, बल्कि एक लाइन है। एक लाइन? हाँ, एक लाइन जिस पर घर या इमारतें एक क्रम में है। तो आप उस लाइन पर हैं, जबकि इनका इस्तेमाल एक बंद या घिरे हुए इलाके के लिए होता है। अच्छा। जैसे इन अ सिटी या इन अ रूम। ये छोटा सा फर्क दिखाता है कि अंग्रेजी स्पेस को कैसे देखती है, एक लाइन के तौर पर या एक घेरे के तौर पर। वाह, ये तो एक नया नजरिया है। और फिर सबसे सटीक है एट, जो एक खास पते या पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। पिन पॉइंट लोकेशन। हाँ, जैसे एट द बस स्टॉप या एट 24 बेकर स्ट्रीट। बिल्कुल। तो समय हो या स्थान, ये पिरामिड हमें सही शब्द चुनने का एक मेंटल मॉडल देता है। ठीक है, तो हमने अपने नक्शे पर बड़े बड़े इलाके और कुछ खास पते मार्क कर लिए हैं। अब देखते हैं कि चीजों को एक दूसरे के बगल में या बीच में कैसे रखें। हाँ, मतलब उनकी आपसी पोजीशन कैसे बताएं। हाँ, अब हम नक्शे को और ज्यादा विस्तार से भर रहे हैं। ये शब्द हमारे दिमाग में एक विजुअल सीन बनाते हैं। जैसे नियर का मतलब है पास में। माई हाउस इज नियर द सुपरमार्केट। फिर है बिटवीन, जो दो चीजों के बीच की जगह बताता है। द फोन इज केप्ट बिटवीन द 2 बुक्स। और अगर 2 से ज्यादा चीजें हों तो अमंग का इस्तेमाल होता है। गाइड में एक अच्छा उदाहरण है, द डॉक्टर इज अमंग हिज कॉलीग्स। सही। फिर कुछ और शब्द हैं जो सीधी पोजीशन बताते हैं, जैसे अंडर यानी नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल। हाँ, या बिहाइंड यानी पीछे। द कीज आर बिहाइंड द वास। एक और शब्द है बिसाइड, जिसका मतलब है बगल में। द सन इज सिटिंग बिसाइड द फादर। लेकिन नियर और बिसाइड में क्या कोई खास फर्क है? दोनों का मतलब पास ही लगता है। ये एक बहुत ही सटल लेकिन जरूरी अंतर है। अच्छा। बिसाइड का मतलब है ठीक सटकर, बिल्कुल बगल में।
अगर आप किसी के बिसाइड बैठे हैं तो आप दोनों के बीच कोई और नहीं आ सकता। ओके। लेकिन नियर का मतलब सिर्फ आसपास होता है। आपका घर सुपरमार्केट के नियर हो सकता है, लेकिन शायद बीच में एक सड़क हो। समझ गई। ये छोटा सा फर्क आपके वाक्य को बहुत सटीक बना देता है। बिल्कुल। तो हमने अपने नक्शे पर चीजों को एक जगह पर रखना सीख लिया, टेबल के ऊपर, दरवाजे के पीछे। लेकिन अगर ये चीजें हिलने लगे तो? अगर कोई कमरे के अंदर आए या नदी के पार जाए, तब हमें एक अलग तरह के शब्दों की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब हम नक्शे पर रास्ते बना रहे हैं। ये प्रेपोजिशंस क्रियाओं को एक डायरेक्शन देते हैं। हाँ। इनके बिना हमें बस ये पता चलेगा कि कोई चला, लेकिन ये नहीं कि कहाँ से और कहाँ तक चला। सबसे आम जोड़ी है फ्रॉम टू। फ्रॉम शुरुआती बिंदु है और टू मंजिल। हाँ। द स्टूडेंट्स केम फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। ये समय के लिए भी काम करता है, जैसे आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। फिर एक दिलचस्प शब्द है इनटू। ये अंदर की ओर गति को दिखाता है। ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। हाँ। यहां ध्यान देने वाली बात गति है। वो पहले से पूल में नहीं था, वो बाहर से अंदर गया। इन और इनटू का फर्क यही है। अच्छा, तो ही इज इन द पूल मतलब वो पहले से अंदर है। बिल्कुल। और ही जम्प्ड इनटू द पूल मतलब उसने बाहर से अंदर की ओर हरकत की। और अगर कोई किसी चीज के आर पार गुजर रहा हो, जैसे किसी सुरंग से, तो थ्रू का इस्तेमाल होता है। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग के एक सिरे से अंदर गई और दूसरे से बाहर निकली। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शब्द दिखाते हैं कि अंग्रेजी भाषा स्थान को लेकर कितनी सटीक है। सही। यह आपसे पूछती है, क्या आप किसी बंद जगह मतलब कंटेनर में प्रवेश कर रहे हैं तो इनटू का इस्तेमाल करें, या क्या आप किसी रास्ते यानी पाथ से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रू का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। फिर आता है अक्रॉस, जिसका मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। माई फ्रेंड स्वैम अक्रॉस द रिवर। वह नदी के इस किनारे से उस किनारे तक गया। और अलोंग का मतलब है एक रास्ते पर उसी के समानांतर चलना। वी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट। हाँ, अक्रॉस में आप किसी चीज को पार करते हैं, जबकि अलोंग में आप उसके साथ साथ चलते हैं। और आखिर में सबसे सीधे साधे हैं अप और डाउन, ऊपर और नीचे की दिशा। I went up the stairs और I went down the stairs। ये सारे शब्द मिलकर हमारे नक्शे को जिंदा कर देते हैं। बिल्कुल। ये क्रियाओं को एक कहानी में बदल देते हैं, जिसमें एक शुरुआत, एक रास्ता और एक मंजिल होती है। कंफ्यूज होती हूँ, सिंस और फॉर। हाँ, ये एक आम कंफ्यूजन है। ये हमारे नक्शे पर टाइम स्टैम्प्स की तरह है। हाँ, और ये ऐसी गलतियां हैं जो बहुत होती हैं। मुझे याद है जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो मैंने किसी से कह दिया I'll meet you on 8 PM। उन्होंने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा। तब मुझे at और on का फर्क समझ आया था। सिंस और फॉर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, तो क्या मैं I am waiting since 2 hours कह सकती हूँ? मुझे हमेशा लगता है कि since का मतलब से होता है। ये एक बहुत ही आम गलती है और आपका सवाल बिल्कुल सही है। नहीं, आप since 2 hours नहीं कह सकते। अच्छा? आपको कहना होगा I have been waiting for 2 hours। for का इस्तेमाल समय की कुल अवधि मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए होता है। 2 घंटे, 4 दिन, 10 साल। ठीक है। ये बस नापता है कि कोई काम कितनी देर तक चला। तो फिर सिंस का इस्तेमाल कब होता है? सिंस का इस्तेमाल किसी काम के शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए होता है। ओके। जैसे I have been waiting since 6 PM। यहाँ आप अवधि नहीं बल्कि वो खास पल बता रहे हैं जब काम शुरू हुआ था। अच्छा, अब समझ आया। तो फॉर बताता है कितनी देर और सिंस बताता है कब से। फॉर अवधि के लिए और सिंस शुरुआती समय के लिए। ये बहुत मददगार है। अब कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे विथ, जिसका इस्तेमाल साथ होने या किसी औजार के लिए होता है। विल यू कम विथ मी या कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। और बाय का इस्तेमाल अक्सर काम करने वाले मतलब डूअर को बताने के लिए होता है, खासकर पैसिव वॉइस में। हाँ। वीडियो का उदाहरण बहुत अच्छा है। द म्यूजिक हैज बीन कंपोज्ड बाय A.R. रहमान। संगीत A.R. रहमान द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल। और आखिर में अबाउट, जो किसी विषय के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। He talked about music and philosophy। हाँ, ये सभी प्रपोजिशंस हमारे वाक्यों में वो कॉन्टेक्स्ट और रिश्ते जोड़ते हैं, जिससे वे ज्यादा सार्थक बन जाते हैं। इस गाइड में एक शब्द पर खास ध्यान दिया गया है जो मुझे हमेशा बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके कई मतलब हैं। ओवर। हाँ, यह एक शब्द ऐसा है जो हर नियम को तोड़ता हुआ लगता है। बिल्कुल।
ओवर अंग्रेजी भाषा का एक स्विस आर्मी नाइफ है। हाँ, सही कहा। यह दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली और संदर्भ पर निर्भर हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। वीडियो में इसके कई चेहरे दिखाए गए हैं। पहला है ढकने के अर्थ में, जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो, ये तो सीधा है। फिर है मात्रा बताने के लिए, जिसका मतलब होता है से ज्यादा। ओवर 10,000 पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट। हाँ, कॉन्सर्ट में 10,000 से ज्यादा लोग आए। और एक इस्तेमाल है समय सीमा के लिए, लेट्स डिस्कस आवर प्लान्स ओवर द वीकेंड, मतलब सप्ताहांत के दौरान। हाँ, ये थोड़ा नॉन लिटरल है पर समझ आता है। और चौथा जो बहुत आम है वो है किसी चीज की समाप्ति। द एग्जाम्स गेट ओवर ऑन द 23rd of March। अच्छा, तो ओवर का मतलब खत्म होना भी हो सकता है, जैसे गेम ओवर। बिल्कुल। मैंने कभी इस शब्द को इस तरह से नहीं सोचा था। ये वाकई दिखाता है कि एक ही शब्द के कितने चेहरे हो सकते हैं। ढकना, ज्यादा होना, दौरान और खत्म होना, सब एक ही शब्द में। बिल्कुल, और यही बात प्रेपोजिशंस को सीखने की चुनौती भी है और सुंदरता भी। आपको सिर्फ शब्द का अर्थ नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके को महसूस करना होता है। ये रटने से नहीं बल्कि भाषा को असल जिंदगी में सुनने और इस्तेमाल करने से आता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आई है वो ये है कि प्रेपोजिशन सिर्फ व्याकरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे वो गोंद हैं जो भाषा को जोड़कर रखती हैं। वे समय, स्थान, दिशा और संबंधों को परिभाषित करने वाले जरूरी पुल हैं। जैसा कि गाइड में कहा गया था, वे शब्दों की एक बेतरतीब लिस्ट को एक सार्थक नक्शे में बदल देते हैं। बिल्कुल, वे वाक्यों को संरचना और गहराई देते हैं, जिससे हमारा संवाद साफ और असरदार होता है। उनके बिना हम सब खो जाएंगे। वीडियो में सलाह दी गई है कि अंग्रेजी समाचार और बातचीत को ध्यान से सुनकर इन शब्दों के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जा सकता है। और यही आज का अंतिम विचार है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। भाषा में महारत हासिल करने के लिए नियमों को जानना एक बात है, लेकिन उन्हें सहज रूप से महसूस करना और सही जगह इस्तेमाल करना वो दूसरी बात है।